नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट बजट 2023 का ऐलान हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी 2.0 का ये आखिरी संपूर्ण बजट आप कह सकते हैं एक बैलेंस्ड बजट रहा है। कैपेक्स पर एक्स्ट्रा पुश और न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव से इंडस्ट्री, इकोनॉमिस्ट और आम लोग काफी खुश हैं। लेकिन यह बजट देश के एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या लेकर आया है, यह जानना जरूरी है। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टैक्स बेनिफिट्स। सरकार स्टार्टअप्स के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट्स को 1 साल और एक्सटेंड कर रही है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेनिफिट जो 7 सालों तक मिलता था, इसके बजाय अब इसे 10 सालों तक मिलेगा। 39,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया जाएगा। साथ ही 3,400 लीगल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। वहीं इस साल पूरा फोकस एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर रहा। कृषि क्षेत्र में काम कर रही है स्टार्टअप से टेक्नोलॉजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए अब एक खास एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी सेटअप किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रा को बड़ा पुश मिल रहा है। ईवी सेक्टर पर 1 साल और सब्सिडी बढ़ा दी गई है और साथ ही लिथियम आयन बैटरीज के लिए कस्टम ड्यूटी कट और फेम स्कीम को हायर एलोकेशंस भी मिला है और यह भी एक बड़ा पॉजिटिव है। यही नहीं, सरकार खास तौर से स्किलिंग पर फोकस कर रही है। जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, ड्रोन टेक, वीआर में काम करने वाले लोगों की क्षमता बढ़नी चाहिए और इसीलिए स्किलिंग की जरूरत है, उस पर और पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन ये सब हेडलाइंस है। बजट भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वाकई में कितना बड़ा पॉजिटिव है और आगे किन और चीजों पर काम करने की जरूरत है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इंडियन एंजल नेटवर्क की फाउंडर पद्मजा रूपारेल, ईवी स्टार्टअप ऑल्टीग्रीन के को-फाउंडर शैलेंद्र गुप्ता और फसल जो एक एग्रीटेक कंपनी है, इस कंपनी के को-फाउंडर शैलेंद्र तिवारी। आप तीनों का ही स्वागत है। एक बड़ा इवेंट, सब लोग नजरें गड़ाए बैठते हैं कि क्या कुछ निकल कर आएगा और खास तौर से एक ऐसे इकोसिस्टम के लिए कई सारे अनाउंसमेंट्स की उम्मीद थी, कुछ आई कुछ रह गई। पद्मजा, मैं पहला आपसे टेक लेना चाहूंगी। इस बजट को आप कैसे देख रही हैं? क्या सारी उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी है या फिर कुछ मिसेस हैं? शुक्रिया मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। मेरे ख्याल से ये बजट जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री ने भी कहा कि ये अमृत काल में टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड ड्रिवन गो फॉरवर्ड विजन है। तो मेरे ख्याल से यदि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड और नॉलेज बेस्ड देखते हैं तो स्टार्टअप्स एब्सोल्युटली सेंटर ऑफ फोकस बन जाता है। और जो बजट है उसने काफी कुछ दिया है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरीड पीपल वगैरह के लिए, तो उसके लिए मैं जरूर बोलूंगी कि काफी कुछ दिया है। बट यदि मैं एक स्टार्टअप इन्वेस्टर, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्लेयर इनेबलर से बोलूं तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज बहुत ही अच्छी हुई है। जैसे आपने खुद बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप वाइटल फॉर डेवलपमेंट बजट में बोला था वित्त मंत्री ने, और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने प्रूव कर दिया है। पर मेरे ख्याल से 2-3 चीज जो मैं जरूर खोज रही थी इस बजट में, और इसका वजह ये है कि ये बजट द लास्ट फुल बजट होगा बिफोर 2024 व्हेन द नेशनल इलेक्शन शुरू होगा, तो नेक्स्ट ईयर का बजट ट्रंकेटेड होगा। एक तो मेरे ख्याल से एंजल टैक्स वापस हमें देखने मिला, और ये जाकर एंजल टैक्स एनआरआई या नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट पे है। Correct. मेरे ख्याल से ये बहुत एक बड़ा स्टेप गलत लिया है, क्योंकि हम एफडीआई ला रहे थे, इसमें एंजल टैक्स में वैल्यूएशन आ जाएगा और वैल्यूएशन विल बी डिसाइडेड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर। Correct. ये मेरे ख्याल से वेरी 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 स्ट्रिंजेंट हो जाएगा स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि उनको कैपिटल मिलेगा और वो अब कन्वर्ट हो जाएगा इनकम में और उस पर टैक्स देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत है। दूसरी चीज जो हम खोज रहे थे कि गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया था दामोदरन कमेटी को सेटअप करने के लिए, जी हाँ। और उसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। उसका कुछ
रिकमेंडेशंस का क्या हुआ, वो मैं जरूर खोज रही थी। और तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंजल टैक्स के साथ, कि ESOP मोनेटाइजेशन, ESOP टैक्स शुड बी टैक्स्ड ऑन मोनेटाइजेशन, वो हम बहुत साल से बोल रहे हैं। और कैपिटल गेन टैक्स इन टू encourage Indian companies should be levied at the level of public traded companies, वो हम खोज रहे थे। यदि हम ये तीन चीज एंजल टैक्स, ESOP और कैपिटल गेन्स को नहीं रिजॉल्व करेंगे, तो मेरे ख्याल से इंडियन कंपनीज विल कंटिन्यू to go overseas. That flight of wealth, flight of talent, flight of knowledge and IP वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे बेसिकली ख्याल से पद्मजा आप बेसिकली ये कह रही हैं कि बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था कैपिटल गेन्स का और ESOP का, उसे छुआने, उसका तो मैंने जिक्र भी नहीं सुना है, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेरे ख्याल में कहीं मेंशन भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो एंजल टैक्स के जो नियम भारत पे लग रहे थे, अब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पर लगेंगे। क्या इसको सरकार रीलुक कर सकती है? क्योंकि इस पर और क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर साफ नहीं है ये सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स पर लगेगा, और इसमें क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो फंड्स के तौर पे आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के तौर पर आते हैं, क्या उन पर भी ये टैक्स लगने वाला है? फिलहाल मैं जो समझी हूँ, ये फिलहाल ऑब्वियसली डिटेल्स अभी हमने देखे नहीं है बजट के जो निकलते हैं। मेरे ख्याल से फिलहाल इंडिविजुअल्स पे हम समझे हैं, हम क्लियर नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशनल पे है। पर यदि इंस्टीट्यूशनल पे हुआ तो नॉट ओनली एंजल इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री बट VC इंडस्ट्री खतरे में है, क्योंकि हमारा आज VC फंडिंग ज्यादातर आपको ओवरसीज मनी से आ रहा है। अभी भी डोमेस्टिक फंडिंग अभी नहीं खुला है। फॉर इंस्टेंस IRDAI हैज नॉट चेंज्ड इट्स पॉलिसीज। तो ये हमारा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और मैं जरूर आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगी मान्यवर ऑनरेबल वित्त मंत्री को, प्लीज जो इंडस्ट्री इतना कुछ कर रही है आज के दिन में, 50% ऑफ द कंपनीज बिल्ड कर रही है, स्टार्टअप्स बिल्ड कर रही है इंडिया में, बट फॉर ग्लोबल मार्केट्स 60% हमारी कंपनीज जो लिस्ट हो रही है उसमें VC प्राइवेट इक्विटी मनी बैठा हुआ है। जी हाँ। प्लीज ये इंडस्ट्री को मत मरने दीजिए, मत पीछे रेट्रोग्रेड मत होने दीजिए, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। प्लीज बी एन एनेबलर। और मैं आपको एक चीज माइनर पॉइंट ऐड करना चाहूंगी यहाँ, इफ आई में, कि हम स्टार्टअप्स जो एकदम रिस्की लेवल पे होते हैं, जब वो एकदम बिगिनिंग होता है, जब वो एकदम हाईएस्ट रिस्क लेवल है, तब हम FDI लेके उनको बना रहे हैं। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हम अपनी कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं बाहर के पैसे से, उसको मत रोकिए। आई मीन दैट्स डजंट साउंड लॉजिकल टू मी। आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट, स्पेशली इतने सालों से जब हम इस इकोसिस्टम को कवर भी कर रहे हैं, ये पेन पॉइंट हमेशा से रहा है। मिस्टर गुप्ता, ये डेटर कर सकता है अगर आप लोग किसी निवेशक से पहले बात कर रहे थे जो बाहर रहता है, आपके बिजनेस में पैसा डालना चाहता है, मे बी दे रीथिंक दिस? रीथिंक करने की बहुत सख्त जरूरत है। थैंक यू हर्षदा, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये पूरा एंजल टैक्स का मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है और पूरे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही नेगेटिव है। सिर्फ रूल्स के बारे में नहीं, लेकिन जिस तरीके से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ऑन द ग्राउंड जो एक्शंस लिए जाते हैं, मेरे हिसाब से ये पूरे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, जी, जो गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म थिंकिंग है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप देखें टैक्स बेनिफिट, तो दे हैव इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। कंपनीज जो अब 1 साल और तक जो सेटअप की जाएंगी उनको टैक्स बेनिफिट मिला जाएगा या स्टार्टअप की तरह से रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। जी। अभी तो स्टार्टअप इकोसिस्टम चाहे थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, जो भी है, लेकिन इंडिया के साइज के हिसाब से स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी तो इन्फेंसी में है। अगर हम कहें कि सिर्फ जो अगले 1 साल तक कंपनी सेटअप की जाएंगी उन्हीं को टैक्स बेनिफिट मिलेंगे या स्टार्टअप बेनिफिट्स मिलेंगे, तो हम बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को कह रहे हैं कि भाई जो करना है अगले साल में कर लो, उसके बाद आप छोड़ दीजिए।
तो ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है मेरे हिसाब से। एग्रीकल्चर को लेकर इस बारी काफी सुनने को मिला है और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जितना करें कम लगता है। एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स के लिए खास प्रावधान आए हैं। शैलेंद्र तिवारी, क्या ये एक विन विन उस लिहाज से साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है आपके सेक्टर के लिए, फसल जैसी कंपनियों के लिए? इन जनरल ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग हेवीली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड एज वेल। स्पेशली अगर मैं एग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटीज दिखाई देती हैं इस बजट में। वेदर वी टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो रूरल एरियाज में सेटअप करने की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बहुत कॉन्टेक्चुअल है और उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना इनोवेशन को बहुत ज्यादा जरूरी है। अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इंडिया हैज बिकम, हम एक ग्लोबल ट्रेंड सेटर हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम जैम देखें, अगर हम यूपीआई देखें, हमने उसका इम्पैक्ट देखा हुआ है, फिनटेक पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इंक्लूसिविटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, डिजिटाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा है कि आप अगर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स भी करते हैं, वो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स एक डोमिनो पॉजिटिव इफेक्ट लेके आते हैं। इसके अलावा कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी दबी सी रह गई लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग लगती है, वो स्पेशली बायो फर्टिलाइजर की साइड पे, ऑल्टरनेटिव पेस्टिसाइड की साइड पे जी पर्सनली लगता है कि इंडिया का जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जहां पे हम काम करते हैं वो थोड़ा इम्पेडिमेंट में है, इसलिए क्योंकि somebody I was talking to yesterday, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ प्लेंटी। यहाँ नेचुरल प्लेंटी है, पानी बहुत है, जमीन बहुत है, लोग बहुत है, और ये प्लेंटी हमें हार्म करता है। और जब हम इन चीजों की तरफ, इवन फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी है वो भी डिक्रीज करना, मुझे लगता है एक पॉजिटिव स्टेप है। अच्छा, मेरे को शैलेंद्र तिवारी एक चीज बताइए, आपने बजट सुना, आपने इन बारीकियों को हमारे सामने भी पेश किया है, ऐसा क्या हुआ है इस बजट में आपके लिए खास जो आपके बिजनेस को स्केल करने में मदद करेगा? अगर यहाँ से कुछ एक बड़ा टेक अवे आपने लिया है जो आप इमीडिएटली बिजनेस में अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ है? और इज इट जस्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग? आई थिंक लॉन्ग टर्म प्लान तो है ही हर्षदा, कुछ छोटे स्टेप्स भी हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है, बजट सेट्स द नैरेटिव ऑफ थिंकिंग। तो जब हम बात करते हैं कि हम बायो पेस्टिसाइड्स पे काम करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स पे काम करेंगे, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, दीज थिंग्स मेक आवर बिजनेस इजी, बिकॉज जो पैसा हम खर्च करते हैं अवेयरनेस क्रिएशन में, जो पैसा हम खर्च करते हैं एक्टिविटीज को स्पर करने में, वो पैसा गवर्नमेंट नैरेटिव के थ्रू इंप्रूव करती है वो एक्सपेंडिचर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी काम किया गया है जिसके ऊपर लीपफ्रॉग कर सकते हैं कंपनियां जो हमारे जैसी हैं जो एग्रीकल्चर डोमेन में काम करती हैं। चर्चा में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज फोकस है बजट 2023 पर। क्या खासियत रही इस बजट की और क्या खामियां, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एंजल नेटवर्क की पद्मजा रूपारेल के साथ, ऑल्टीग्रीन के को फाउंडर शैलेंद्र गुप्ता और फसल के फाउंडर शैलेंद्र तिवारी के साथ। पद्मजा, ये जो एग्रीकल्चर के लिए एक्सेलरेटर फंड का जिक्र हुआ है, अब ऐसे एक्सेलरेटर फंड्स का जिक्र हमने कई दूसरे बजट्स में भी सुना है, हाउ इफेक्टिव हैव दे बीन? उसमें से कितना वाकई में फंड्स स्टार्टअप्स के हाथ लगता है और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी? हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है, उन्होंने इंडिया एट 100 2047 का जो विजन डाला है, उसमें बिना स्टार्टअप्स के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वो रास्ता हम पकड़ ही नहीं पाएंगे यदि स्टार्टअप्स इनोवेट नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिजनेस मॉडल्स नहीं लाएंगे, टेक्नोलॉजी लेवरेज नहीं करेंगे। और मेकिंग इंडिया टुडे, तो it is an isolated performer globally. Correct. But how India, a leading developed nation, driving supply chains globally, driving talent into overseas globally, उसका जो रास्ता है उसके लिए हमें बहुत अलग से सोचना पड़ेगा, नंबर 1।
नंबर 2 कि गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, ये भी हम मानते हैं। इसमें प्राइवेट का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए, इंडस्ट्री हो, इन्वेस्टर्स हो, इंडिविजुअल्स हो, ओवरसीज हो, कोई भी हो, उसमें हमें प्राइवेट को लाना पड़ेगा। बट वो इनेबलमेंट जो है, जो पॉलिसीज को आपको ऐसे इनेबल करनी है कि अनलॉक करे प्राइवेट पैसा। जब एंजल इन्वेस्टिंग इस कंट्री में नहीं था, 2006 में जब हमने शुरू किया तब आया, तो जो पैसा ज्वेलरी, आर्ट और रियल एस्टेट में जाना था, उसको हमने डाइवर्ट करना शुरू किया इनटू स्टार्टअप्स, जो जॉब्स क्रिएट करती है, जो डिसरप्टिव मॉडल्स क्रिएट करती है, जो, और देखिए हमने 100 के ऊपर यूनिकॉर्न्स कर दिए, राइट। हमारी कंपनीज जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रही है। दीज आर वेरी 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 गुड थिंग्स। तो जो हम, मेरे पैनलिस्ट ने कहा, शैलेंद्र जी ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 25 साल का प्लान करें, बिकॉज टुडे वी आर एट 75, हमें 100 पे पहुंचना है। तो यदि हम 25 साल का प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज ग्लोब में बहुत ज्यादा इनोवेशन और आईपी क्रिएट हो रहा है, उसको हम इंडिया में कैसे लाएं? अभी तो हम इस तरह सोच रहे हैं कि हमारी कंपनीज बाहर ना जाए, हमें तो अपनी कंपनीज, अपना वेल्थ, अपना आईपी, अपना नॉलेज बेस रिटेन करना है, पर बाहर का भी अंदर लाना है, राइट। तब जाके हम वी विल बी अ पावरफुल नेशन, एंड दैट इज व्हाट, मेरे ख्याल से इसमें कोई दूसरी वर्ड नहीं हो सकता कि हम सभी एक ही चीज चाहते हैं, और ये गवर्नमेंट शुरू हो गई है उस काम पे। आप देखिए, इन स्पेस इसरो के साथ पार्टनरशिप किया, किसी और ने किया नहीं, इन स्पेस बना। आप देखिए आईडेक्स शुरू हुआ डिफेंस के साथ, ये बहुत मुश्किल काम है, पर कहाँ पे अटके हुए हैं? ये सब खुल गया, एग्रीकल्चर खुला, हेल्थ केयर खुला, बायोटेक खुला, बट हम कहाँ पे अटके हुए हैं? हम अटके हुए हैं कि ये सब छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं, बट इनको बहुत सारा पैसा चाहिए, इनको पैसा इंडियन प्राइवेट सेक्टर से भी चाहिए, इनको पब्लिक सेक्टर से भी चाहिए, इनको ओवरसीज से भी चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वो सबको 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपको ऐसा करना है कि ये कंटिन्यूअस फ्लो हमें पैसे का दिखे, तभी जाके हाई क्वालिटी डीप टेक कंपनीज, डीप नॉलेज बेस्ड कंपनीज बनेगी। नंबर 2, आपको यहाँ का टैलेंट यहाँ रिटेन करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए, राइट। आप स्किल डेवलपमेंट से बहुत बढ़िया, we will be able to export services to countries which are economies which are great, but हमें यहाँ पे रिटेन करना है, हमें यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाना है कि बाहर का हाई क्वालिटी टैलेंट हमें देखे। I completely get your point. मेरे ख्याल से that's what I'm looking for, and that is what cannot happen in 2 years, 3 years. I completely agree कि क्योंकि अमृत काल का इतना जिक्र हुआ है, शायद ये एक मौका था अगले 25 सालों की बड़ी प्लानिंग करने की, जो शायद इफ इट ऑल सरकार बदले भी तो एक लेगेसी क्रिएट हो और ये लेगेसी फिर आगे जारी रहे, और वो एक मौका था। होपफुली अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कमिंग टू द इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स वेरी क्विकली, शैलेंद्र गुप्ता मुझे बताइए, अब ईवी सेक्टर के लिए आपने लिथियम आयन वाली बात की, लेकिन एक चीज है कि छोटा ही सही लेकिन रेवोल्यूशन खड़ा हो रहा है। आप अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या यहाँ पर वो प्रावधान देख रहे हैं? Does this empower you to go ahead and scale your business? और कितना बड़ा इस रेवोल्यूशन को और आग देने के लिए अगले 2 कदम सरकार उठा सकती है आने वाले समय में? मेरे हिसाब से जो ईवी रेवोल्यूशन को लाने का काम किया है गवर्नमेंट ने, वो पिछले 8 साल में बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं ये मेंशन किया था, जो फेम 2 स्कीम थी, इससे बेटर हम कोई भी ईवी इंडस्ट्री में नहीं मांग सकता था। सो इट वाज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्कीम। जरूरत ये है जो इस बजट में नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगले महीने कर सकते हैं, 2 महीने बाद कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ये है कि जो फेम स्कीम है उसको और नोटिफाई करें 5 साल के लिए। दिस विल कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज द ईवी इंडस्ट्री। आई कैन टेल यू, जितना पोल्यूशन कम होगा इस एक सिंगल स्टेप से, करेक्ट, और कोई स्टेप नहीं कर सकते। दिस इज 1। सेकंड, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए मैंने एंजल टैक्स की बात करी थी। एंजल टैक्स के साथ साथ, मतलब एंजल टैक्स को
रिवर्स करना है, अवॉइड करना है, या सिंपली उसका जो ऑपरेशनलाइजेशन है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको स्मूथ करना। आफ्टर ऑल अगर इनोवेशन करनी है, आपने बात की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, पद्मा जी ने बात करी, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्ड करना ये 1 साल 2 साल का काम नहीं है जी। इसमें सालों साल लग जाते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल हमने अगर 26 पेटेंट्स, ग्लोबल पेटेंट्स गार्नर किए हैं, नॉट एप्लीकेशंस, एक्चुअल पेटेंट्स अवॉर्डेड 26 पेटेंट्स, ये 1-2 साल के काम से नहीं होता है। सो वी नीड टू सी दीज पॉलिसीज कंटिन्यू, we need to see FAME continue and continue for a long term, I mean 3 to 5 years. शैलेंद्र तिवारी, कोई एक मुद्दा जो आप रेस करना चाहेंगे? एक्चुअली टाइम की बहुत कमी है, तो संक्षिप्त में रखिएगा प्लीज। बिल्कुल हर्षदा, आई थिंक मोस्टली पद्मजा ने और मिस्टर गुप्ता हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द की थॉर्नी इश्यूज, बट एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन्स को पकड़ा और उनको नेशनलाइज किया है, वो नैरेटिव बनाया, आई थिंक और भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके साथ क्लोजली काम करने की जरूरत है। दैट्स पार्ट वन। और सेकंड, मुझे पर्सनली लगता है कुछ ऐसी चीजें जो इस बजट में भी है, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज के बारे में बात कर रहे हैं जी, बहुत पॉजिटिव स्टेप है। बट वन मोर थिंग दैट आई फील पर्सनली वुड हेल्प एग्रीटेक स्पेशली इज ओपनिंग अप द गवर्नमेंट्स way of working or intent of working or intensity of working with startups. I think ज्यादा startups, public policy specialists और गवर्नमेंट्स के साथ काम करेंगे तो स्केल अप और उसका इम्पैक्ट जो हम 10 साल में बिल्ड कर सकते हैं वो प्रॉब्ली हम 5 साल में बिल्ड कर पाएंगे। सो दीज आर 2 एरियाज दैट आई फील जहां और थोड़ा काम करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस चर्चा में जितनी हमने पॉइंट्स रेस किए, मैं उम्मीद यही कर रही हूँ उस पर आगे सरकार जोर दे। भले ही ये एक बजट आ चुका है, लेकिन हाँ, एक मौका है 1 साल में काफी कुछ करने का। शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल 3 ऑफ यू। थैंक यू। तो अंग्रेजी में कहावत है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये बजट वैसा ही लग रहा है कि आगे काफी कुछ काम करने की जरूरत है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर हम मौजूद हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।